हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। सो बीएलईडी का हम फिज़िक्स का चैप्टर 1 लेके आए हैं। अगर आपको अभी तक बीएलईडी का सिलेबस नहीं पता, बीएलईडी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस नहीं पता, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हर साल की तरह इस साल भी ड्यू में कई स्टूडेंट्स ने बीएलईडी में फॉर्म भरा होगा, है कि नहीं, और उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होगा, तो प्रिपरेशंस तो करनी ही होगी। तो आज हम शुरू करते हैं फिज़िक्स का चैप्टर 1 मैकेनिक्स से, ठीक है। और मैकेनिक्स में मतलब अप टू 10 तक का जितना भी मैकेनिक्स के टॉपिक्स है, जितने भी मैकेनिक्स के टॉपिक हैं, हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, बस 2 पेज का है, ठीक है। तो बस जस्ट हम रिविज़न करेंगे, क्योंकि हम सब ने 10 तक तो पढ़ाई है। ऐसा नहीं हमें कुछ भी नहीं आता, A to Z हमें एक एक चीज़ पढ़नी भी नहीं, हमें बस रिविज़न की ज़रूरत है। और बाकी चीज़ तो सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर करके हो ही जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत होती है मैकेनिक्स में मेजरमेंट्स के साथ, ठीक है। हमने पता है, खैर नहीं भी पता हो, भूल गए हो, तो 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनियस इंटेंसिटी। दीज आर द 7 बेसिक यूनिट्स, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट इट सिंबल, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, सिंबल होता है केजी। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, सिंबल होता है स्मॉल एम, वी ऑल नो अबाउट दैट। टाइम का सेकेंड, स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, कैपिटल ए। टेम्परेचर का केल्विन, कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल, दिस वन। एंड लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडला, जिसको हम स्मॉल सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट सप्लीमेंट्री यूनिट्स। याद होगा अगर तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। प्लेन एंगल, जिसका यूनिट होता है रेडियन, ठीक है, ऐसे, इसका होता है यूनिट रेडियन। एंड सॉलिड एंगल, जिसका होता है यूनिट स्टेरेडियन। नाउ कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स जिनके हमें वैल्यूज़ पता होना चाहिए, मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते वक्त न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस में हमने देखा होगा, लिखा होता है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू, इसकी वैल्यू गिवन है माइक्रोमीटर में, इस तरह से। तो हमें सॉल्व करने के लिए उस माइक्रोमीटर का फॉर्मूला लिखना होता है, हमें बस लिखा होगा माइक्रोमीटर में है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हमें पता होना चाहिए। तो 1 माइक्रो 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि अगर कहीं भी लिखा होगा 16 माइक्रोमीटर में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसकी वैल्यू, जैसे वेलोसिटी लिखा है, वेलोसिटी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी 16 माइक्रोमीटर। सो व्हाट डज इट मीन कि हम उसको सॉल्व करते वक्त क्या लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू 16 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। वैसे ही 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। 1 एक्सरे यूनिट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻13 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, ये तो हमेशा से याद रहता है मुझे, 10⁻⁻10 मीटर। 1 माइक्रो की हमने बात कर ली है। 1 astronomical unit, that is 1 AU, 1.49 into 10⁻11 meter. 1 light year is equals to 1.46 into 10⁻15 meter. वैसे ही 1 parsec is equal to 3.08 into 10⁻16 meter, that is equals to 3.26 light year. 1 check is equal to 10⁻⁻8 second. Now ये सारी चीज़ें पे इतना हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बट पता होना चाहिए, ठीक है। वी आर जस्ट गोइंग थ्रू इट। नाउ व्हाट इज दिस स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है, वो क्वांटिटीज़ जो डायरेक्शंस पे डिपेंड नहीं करती हैं, यानी कि द क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज ड्यू टू वेरिएशन ऑफ डायरेक्शन। कहने का मतलब यही है कि जब डायरेक्शन चेंज होता है तो वो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता है। कहने का मतलब यही हुआ ना कि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। सो उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल प्रेशर। मास में देख लो, कोई बॉडी है, वो कभी लेफ्ट मुड़ रही है, कभी राइट मुड़ रही है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट क्या उसका मास डिफर कर रहा है? नहीं। सो दिस इज द एग्जाम्पल। नाउ अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, सो द क्वांटिटी विच चेंजेस ड्यू टू वेरिएशन ऑफ डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी का बिल्कुल अपोजिट। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता था कि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वेक्टर में क्या होगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर डायरेक्शन में चेंजेस आएंगे, डायरेक्शन में वेरिएशंस होंगे, तो उस क्वांटिटी में भी चेंजेस होंगे, ठीक है। तो the quantity which changes due to variation of direction, or we can also say that the quantity which depends on the direction is known as vector quantity. For example, displacement, velocity, electric field, and etc. Now our next topic is motion. So motion क्या हुआ, if a body is continuously changing its position with respect to a fixed point, then the body is said to be in motion. ठीक है। तो यानी कि अगर एक फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में कोई बॉडी कॉन्टीन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो वो बॉडी मोशन में कहलाएगी। 2 टाइप के मोशन होते हैं, ठीक है। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 और 3 डायमेंशंस, राइट।
अगर हम कुछ मोशन से रिलेटेड डेफिनेशंस के बारे में बात करें, लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, velocity, acceleration, we all aware about all these terms, but just we are going through this chapter, we are going through this syllabus. So distance क्या होता है? कोई बॉडी किसी भी टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना टोटल पाथ कवर कर रही है, उसका लेंथ इज बेसिकली द डिस्टेंस. सो द लेंथ ऑफ टोटल पाथ covered by body in any time is called distance. It is a scalar quantity, that is it does not depend on डायरेक्शन. तो डिस्टेंस बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कोई बॉडी जितना टोटल पाथ कवर कर रही है, उस टोटल पाथ का जो लेंथ है वो हमारा डिस्टेंस होगा. नाउ डिस्प्लेसमेंट, तो अगर हम एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊं डिस्प्लेसमेंट की, अगर ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी यहाँ से चलती है, चल रही है एंड फाइनली यहाँ आके रुक जाती है. तो अगर इस बॉडी का हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है कि उस बॉडी के उस बॉडी के इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है. तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है? अगर हम देखें, ये है मिनिमम डिस्टेंस, ये है मिनिमम डिस्टेंस. ये अगर ए है, ये अगर ये अगर ए है और ये अगर बी है पॉइंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए बी. अब अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम. वी ऑल नो अबाउट दैट. द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द बॉडी, राइट. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. तो यहाँ पे हमने देखा था डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है. नाउ इफ वी कम टू वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? The rate of change of displacement of a body is called its velocity. Rate of change of displacement बोलो या फिर change of displacement पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज हो रहा है वो हमारी वेलोसिटी हो गई. ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. या तो फिर हम कह सकते हैं वी अपॉन में वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है. इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अपॉन में टाइम. इन्होंने डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी लिखा है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है. एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर एक और बात ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन कहलाएगा या फिर डिसेलरेशन कहलाएगा, ठीक है. क्या समझ में आया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कहलाएगा या तो फिर डिसेलरेशन कहलाएगा. ओके, नाउ कम्स टू रिलेटिव वेलोसिटी. अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए जो है वी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट बी जो है वो वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिलेटिव में मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी वी ए एंड वी बी, ठीक है. वो भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो जो बी की वेलोसिटी होगी ए के रेस्पेक्ट में वो क्या होगी? वी बी माइनस वी ए. और अगर हमें ए की वेलोसिटी निकालनी है बी के रेस्पेक्ट में तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा. ओके, नाउ कम्स टू इक्वेशन ऑफ मोशन. अगर बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, किस वेलोसिटी u से, अगर बॉडी मूव करना शुरू करती है, स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है, u वेलोसिटी से मूव करना शुरू करती है, यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और t टाइम के बाद वो एक डिस्टेंस कवर करती है s, तो जो हमारा वेलोसिटी बन जाएगा v, यानी कि एक टाइम बाद, 10 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, यानी कि एक टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है. ओके, और उस बॉडी का एक्सेलरेशन a है. तो इस केस में तीन रिलेशंस बनते हैं इन क्वांटिटीज़ के बीच में, और इन्हीं रिलेशंस को हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं. सो इफ अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद द वेलोसिटी u आफ्टर टाइम t and after covering a distance s, velocity becomes v and acceleration of a body is a, then there are three relations between these quantities. And what are these relations? पहला, v is equal to u plus at, h is equals to ut plus half at square, and third one is v square is equals to u square plus 2as. ये तीन इक्वेशंस तो हमने पढ़े ही हैं 10th में या 9th में या 8th में, आई डोंट रिमेंबर. ओके, जो भी जब भी है पढ़े तो है ना, पर हमारे दिमाग से निकल जाता. तो मूव ऑफ ही चाहेंगे, बीच में कॉल आ गया था ज़रा सा जो भी है, मतलब कॉल आ गया था बीच में, इसलिए मुझे रुकना पड़ा. तो हम आगे बढ़ते हैं. तो मैं ये कह रही थी कि हमने ये तीनों इक्वेशंस पढ़े पर शायद हम भूल गए होंगे, है ना.
तो अब रिमेंबर तो हो गया होगा, पहला क्वेश्चन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और वी कैन ऑल्सो से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बात एक ही है। अब nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, एस एन इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए, ब्रैकेट में मतलब प्रोडक्ट के साथ 2n माइनस 1। नाउ फोर्स, व्हाट इज फोर्स, बचपन में हमने पढ़ा था फोर्स इज़ अ पुल और पुश, बस इतना सा पढ़ा था। बट अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन बोले तो फोर्स इज़ अ पुश और पुल विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एज रिक्वायर्ड। ठीक है, दो टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, मतलब कि फोर्स चाहे पुश हो सकता है या पुल हो सकता है, पुश और पुल कुछ भी जिसकी वजह से बॉडी का पोजीशन चेंज हो जाए तो वो हमारा फोर्स होगा। चाहे हम उस बॉडी को धक्का मारें या उस बॉडी को खींचें, अगर धक्का या खींचने से बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो वो हमारा फोर्स कहलाएगा। फोर्स दो टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। वी ऑल नो अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। अगर दोनों तरफ से सीधा रहा तो बैलेंस्ड, एक तरफ से गिर गया, एक तरफ से ऊपर नीचे हो गया तो वो अनबैलेंस्ड। ठीक है, अगर किसी एक बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पर उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर ज़ीरो होगा तो वो फोर्स हमारे बैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे। ठीक है, इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, हाँ, और इन सभी के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है ना, और इन सभी के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, ओके, उसका रिजल्टेंट ज़ीरो हुआ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मतलब इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है, ये सारे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ये सारे फोर्सेस एक तरह से फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, वरना ऐसे अलग अलग लोग अगर फोर्स लगाएंगे तो जिसके पास जितना ताकत होगा वो उतना लगाएगा, ये कम लगाएगा, ये ज़्यादा लगाएगा, ये और ज़्यादा लगाएगा, ये इत्तू सा लगाएगा, ये पित्तू सा लगाएगा, जो भी है। तो फिर इस वजह से क्या होगा, बॉडी बैलेंस नहीं होगी, इधर से ज़्यादा आएगा, इधर से कम आएगा, तो बॉडी इधर की तरफ जाएगी, है ना। तो मैं वो कह रही हूँ, हाँ, तो बैलेंस्ड फोर्स कब होगा, जब एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और उन सबका रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाए। मतलब क्या होगा, ये सारे फोर्सेस इक्वल हो, ठीक है, चारों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल फोर्स लगेगा, तो जो बॉडी है वो बैलेंस्ड रहेगी, तो वो हमारा बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। ये मैंने क्या कर दिया, ओके, सब मिटा देती हूँ यार। ओके, अब देखो अनबैलेंस्ड तो मैंने बता ही दिया। अनबैलेंस्ड के केस में क्या होगा, लाल लाल दिख के थक गई, अब थोड़ा ब्लू ले लेते हैं। बॉडी है, इस पे अलग अलग फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। अगर इन सब का रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं हुआ, ठीक है, अगर इसका रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं हुआ तब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, ये कम फोर्स लगा रहा है, ये और ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, ये उससे भी ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। तो भाई बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी कि जाना कहाँ है, ये जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो इस तरफ जाएगा, ये इधर ये ज़्यादा लगाएगा तो इस तरफ जाएगा ये। तो ये जिसमें, इसका मतलब क्या हुआ, ये फोर्सेस जिसमें रिजल्टेंट जो है इसमें ज़ीरो नहीं है, तो ऐसे फोर्सेस हमारे अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड, राइट। ओके, ओके, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने ये तीनों लॉज तो पढ़े ही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या वो मोशन में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगी या तो रेस्ट में ही रहेगी, कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। एंड दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ क्या कहता है, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है, इस पर ये क्या कह रहे हैं यही कह रहे हैं कि अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा, इस बॉडी के मास के इनटू में, मतलब प्रोडक्ट इस बॉडी के एक्सेलरेशन के। ठीक है, ऑल्सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, यानी कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। अब आते हैं थर्ड लॉ में। थर्ड लॉ बहुत ही इजी है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सॉरी, मैंने गलत थोड़ा सा दे दिया। अगर मैं आपको बिल्कुल चाटा नहीं मारूंगी गाइस, आई एम सो सॉरी। अगर मैंने अपने गुड्डे को चाटा मारा बहुत तेज़ खींच के, ठीक है, तो उससे तो लगेगा ही, पर मेरे हाथ में भी तो चोट लगेगा ना। तो वही हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ है कि हर एक्शन पे उसका अपोजिट रिएक्शन भी होता है। अगर मैंने कोई एक्शन किया है तो उसका अपोजिट रिएक्शन भी होगा। ठीक है, बस जो बात ध्यान रखने वाली है वो क्या, वो ये कि एक्शन और रिएक्शन जो है हमेशा अलग अलग बॉडीज़ पे ही एक्ट करेंगी। ठीक है, जैसे कि एक मिनट फिर से बताती हूँ। जैसे कि ये एक बॉडी है,
इसको मैंने थपैक 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 चाटा मारा, ठीक है, तो इसको तो चोट लगेगा ही, मेरे हाथों में भी तो चोट लगेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे मैंने एक्शन किया, इसके ऊपर एक्शन किया है ना, और रिएक्शन मेरे हाथों पे हुआ। तो दिस इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको तो मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, नाउ कम्स टू वर्क, एनर्जी एंड पावर। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो बॉडी डिस्प्लेस्ड हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्क इज डन 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 डन। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस एस ऑन अप्लाइंग अ फोर्स एफ। ठीक है, मतलब फोर्स लगाने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बॉडी का वो एस है, मतलब एस डिस्टेंस पे डिस्प्लेस्ड हुआ है वो, जिसमें हमने फोर्स एफ लगाया। तो वर्क डन क्या होगा भाई? वर्क डन होगा ये F इज इक्वल टू F इंटू में S। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। वर्क डन का यूनिट है, वर्क का यूनिट है जो भी है वर्क डन, वर्क जूल, और ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल थीटा है, तो वर्क डन क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा, यही होगा, इसके साथ कॉस थीटा ऐड हो जाएगा। CJ सिस्टम यूनिट क्या है? वर्क का अर्ज, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ज। नाउ एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, राइट। मतलब हमारी कितनी कैपेसिटी है वो वर्क करने की, तो वो हमारा एनर्जी होगा। बिकॉज वर्क इज डन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, वर्क कैसे डन हो रहा है? एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। सो वर्क की यूनिट और एनर्जी की यूनिट दोनों ही सेम है, तो वर्क की यूनिट पूछे, एनर्जी की क्या होगी? जूल। कम्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कितना बाकी है? बस बिटुआ इतना सा ही बाकी है, बस इतना सा ब्रो। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। हाँ, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क। हम किस रेट से किसी वर्क को काम कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, वर्क को काम कर रहे हैं, किसी वर्क को हम किस रेट से काम कर रहे हैं, वो हमारा पावर होगा। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। एंड पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या बताया? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क जहाँ भी लग जाए तो वर्क होगा, और रेट की वजह से टाइम होगा। वर्क अपॉन में टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। यूनिट क्या है पावर की? वॉट। वॉट लगा देंगे मैंने तेरी, ऐसा होता है ना, तो ये वॉट हो गया। अदर यूनिट्स की अदर यूनिट्स की बात करें पावर की, तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वाट, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। नाउ कम्स टू लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट, दैट इज ग्रेविटेशन। आप अभी बुक उछालोगे तो आपके सर पे आके गिरेगी। इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक मिनट थोड़ा सा पेन ले ले, मज़ा ही आ जाता है पेन चला के तो भाई। नहीं, ठीक है, ये दो बॉडीज़ है, दो ऑब्जेक्ट या बॉडी, दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी, वो जो है दो बॉडी के बीच का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों बॉडी के मास के। इस एक बॉडी का मास m1 है, एक बॉडी का मास m2 है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। अगर इनके बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच का अगर डिस्टेंस है r, तो इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि r स्क्वायर। अगर ओवरऑल बोले तो क्या होगा? अरे ये मिट क्यों नहीं रहा है? ओवरऑल बोले तो क्या होगा? तो ये होगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये G कहाँ से आ गया? F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r का होल स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी की जगह हमने कैपिटल G लगा दिए, जो कि हमारा यूनिवर्सल, ये देखो है ना, हाँ, जो ये कैपिटल G क्या है? ये कैपिटल G हमारा, भाई मिट जा भाई, हाँ, ये कैपिटल, अरे यार, ये कैपिटल G हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, राइट। तो ये क्लियर है? ये कहाँ से आया? क्लियर हो गया?
ये हमारा ग्रेविटेशनल लॉ है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ जो भी है, कुछ ज़्यादा ही छिपा दिया। अब आता है एस्केप वेलोसिटी, भागने वाला वेलोसिटी। देखें क्या है, अबे यार, हाँ सॉरी, क्या नहीं, द मिनिमम वेलोसिटी of body that should be given to the body to enable it to escape away from earth's gravitational field is called escape velocity। यानी कि किसी बॉडी की मिनिमम वेलोसिटी है, that should be given, बॉडी की वो मिनिमम वेलोसिटी जिसकी वजह से वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से भाग सकता है, escape away from earth's gravitational field, वो मिनिमम वेलोसिटी उस बॉडी की escape velocity कहलाएगी। बॉडी की वो मिनिमम वेलोसिटी जो कि उस बॉडी को दी जाती है ताकि वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से escape हो सके, भाग सके, दूर जा सके, तो वो मिनिमम वेलोसिटी हमारी escape velocity होगी, वो मिनिमम वेलोसिटी हमारी escape velocity होगी। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका तो देख लिया, वीएस, इसको फॉर्मूला ये चेप लेना, ये मैं क्या ही बताऊँ इसको। और इसकी जो वैल्यू है अर्थ सरफेस पे, escape velocity की वैल्यू अर्थ सरफेस पे 11.2 किलोमीटर है। तो यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है। 10 तक जितने भी मैकेनिक्स थे यहीं तक था। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर थोड़ा सा भी बेकार और बोरिंग लगता है तो प्लीज़ 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 फिर भी मेरी वीडियोस देखने के लिए आपको ज़रूर देखा कीजिए, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। इफ़ एनी क्वेरीज देन प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, थैंक यू।